आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली रोहिणी के ओवरसीज अपार्टमेंट का मुआयना करने। बहरहाल ये वो ओवरसीज अपार्टमेंट है जिसे खुद दिल्ली के एलजी साहब ने अवार्ड से नवाजा है, और हो भी क्यों ना, ये दिल्ली रोहिणी का सबसे स्वच्छ अपार्टमेंट में से एक जो है, जरा आप खुद देख लीजिए। चलिए तो फिर आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रधान डॉक्टर एस.एल. सागर जी से, और जानते हैं इनके ओवरसीज अपार्टमेंट के बारे में विस्तार से। मैं डॉक्टर एस.एल. सागर, प्रेसिडेंट ओवरसीज अपार्टमेंट एंड जनरल सेक्रेटरी रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, जिसमें रोहिणी के 152 सोसाइटी आती हैं, उनका पिछले 30 सालों से हम लोग कॉमन इश्यूज़ के लेके डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करके बहुत सारे जो ज्वलंत समस्याएं हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। सर, ओवरसीज जो आपका अपार्टमेंट है, यहाँ पे आप कितने सालों से प्रधान के पद पे हैं? मैं एक्चुअली बताऊं, जब से सोसाइटी 79 बनी थी तो आई वाज फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी, और उसके बाद 16.5 साल तक मैं इसका लगातार सेक्रेटरी रहा हूं, और उसके बाद पिछले 10 सालों से मैं इसका प्रेसिडेंट हूं। काफ़ी सालों से आप जुड़े रहे हैं रोहिणी के विकास को लेकर के। थोड़ा सा रोहिणी पे ही आज रोशनी डालते हैं कि रोहिणी का जो बदलता हुआ स्वरूप आपने अभी तक देखा है, क्या क्या नया और क्या बदलाव आया है? तो रोहिणी में जब 80 में लैंड अलॉटमेंट की गई थी एक्विजिशन के बाद, तो यहाँ पर एक्चुअली सारी खेती होती थी, कोई रोड्स नहीं थे, कोई सुविधाएं नहीं थी। मैंने अपनी सोसाइटी में जब 86 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तब भी वही स्थिति थी। रजापुर गांव एक छोटा सा हुआ करता था, यहाँ मुश्किल से 30-35 घर थे, बल्कि हम संडे को यहाँ जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था आया करता था, तो यहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, पीने को भी कुछ नहीं मिलता था। तो वो वक्त भी मैंने देखा। उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी कंप्लीट होते ही लोगों का यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोग बाहर से आके, जैसे रजापुर गांव आज देखा जाए पूरा एक कमर्शियल हब्सा बन गया है। तो उससे कुछ सुविधाएं भी हैं, कुछ असुविधाएं देखा होगा रजापुर गांव के सराउंडिंग में कितना इंक्रोचमेंट है। रोड पर शाम को चलने की जगह नहीं होती है। इसके बारे में निरंतर हम करीब 15 सालों से एमसीडी से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कि भाई इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, फुटपाथ को खाली कराया जाए, ताकि कम से कम फुटपाथ जो लोगों के चलने के लिए पैदल चलने वाले उनको भी जगह मिले और वो सेफ़ रहें। इस रोड के ऊपर कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई चोटें लगी हुई हैं और चोटें लगने के बाद आपको पता है, जिसको बेचारे को चोट लगती है सफ़र वो करता है, चोट मारने वाला भाग जाता है, उसको ना पुलिस पकड़ पाती है, ना कोई रीजेंट कंसर्न रखता है कि भाई उसको डिटेक्ट करा जाए और उसको सज़ा दिलाई जाए। तो इस तरह की चीज़ें दिन पर दिन बढ़ रही हैं। जहाँ तक विकास की बात करिए, रोहिणी में खैर जब समय बना था उसके बाद रोड्स अच्छे बन गए हैं। यहाँ पर जो सामूहिक भवन है वो भी कई सारे बना दिए हैं एमसीडी ने। डीडीए का भी एक बन चुका है, तो उसमें कम से कम जो हमारे लोगों के फंक्शंस वगैरह होते हैं उसको करने में सहूलियत भी हो गई है, नो डाउट। क्योंकि रोहिणी देखा जाए साउथ दिल्ली का एक हिस्सा सा बनता जा रहा है, जहाँ ग्रीनरी है। वास्तव में जापानीज़ पार्क है, जापानीज़ पार्क के अंदर सिविक सेंटर भी शायद बनने जा रहा है। तो उसकी वजह से देखा जाए आने वाले लोगों को सहूलतें तो बहुत मिली हैं, नो डाउट। मेट्रो बन गया है, उस वक्त ना पक्के रोड थे, ना मेट्रो था, ना बसेस वगैरह यहाँ आती थी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, सबसे ज्वलंत समस्या आज की तारीख में पार्किंग की। आपने देखा होगा रोहिणी की हर सोसाइटी के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। उसका कारण शायद जिस समय सोसाइटी का ये आइडिया कंसीव किया गया होगा, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर थे मिस्टर पीसी जैन, उनसे मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। बाद में कमिश्नर रिटायर हुए हैं,
तो उन्होंने शायद बड़ा ब्यूटीफुली डिज़ाइन इसको किया था और उन्होंने कहा था इस 3 ग्रिड से इसको कनेक्ट किया गया तो शायद यहाँ लाइट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वो वास्तव में खैर लाइट तो अब तो जाती नहीं, जब से टाटा पावर ने ले लिया, उससे पहले जब तक दिल्ली विद्युत बोर्ड था उस समय लाइट की भी प्रॉब्लम थी, लाइट के साथ यातायात की भी समस्याएं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से विकास हो रहा है, विकास के साथ रोड्स भी चौड़े हो रहे हैं, बाकी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं मैं समझता हूँ घटने के बजाय बढ़ती ज़्यादा रही। उसका मेन कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। यहाँ बहुत सारे देखा जाए रजापुर गांव जहाँ 30-35 घर हुआ था, आज कम से मोर देन 6000 फैमिली यहाँ रह रहे हैं। और मोस्टली लोग ये वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं। वो बेचारे रोटी रोजी की तलाश में, और ज़्यादातर उनकी देखा जाए महिलाएं हैं वो घरों में काम करती हैं, उनके जेंट्स हैं वो रिक्शा चलाते हैं, कोई बेचारा मजदूरी करता है, लेबर करता है। तो इस तरह से वो गुजारा कर रहे हैं। तो देखा जाए एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, लेकिन सोसाइटी को एक बहुत ही नेट एंड क्लीन जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो इस रजापुर गांव की वजह से वो नहीं मिल पा रहा। क्यों हमारा बिल्कुल आपने सही बोला कि रजापुर का अगर आपने जिक्र किया है, तो वहीं जहां दूसरी तरफ रोहिणी का विकास हुआ, तो रजापुर गांव विकास के नाम से अछूता क्यों रह गया? मैं एक्चुअली अछूता क्यों रहा, सरकार का कोई ध्यान नहीं। मैंने एक्चुअली जितने यहाँ चुने हुए आपके विधायक हुए हैं, पार्षद हुए, सांसद हुए, उन सबके साथ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। और मैंने जिस समय डॉक्टर उदित राज मेंबर पार्लियामेंट थे उनसे कहा था, क्यों जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने हर सांसद को एक विलेज अडॉप्ट करने के लिए दिया था। तो हमने आपको इस विलेज को क्यों नहीं अडॉप्ट किया? उन्होंने इसे ना अडॉप्ट करके जोंती गांव अडॉप्ट हाँ, जोंती, मुझे पता है, मैं जोंती गांव में भी गया जिस समय कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया था। तो वहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों से मिला था, वहाँ रोड भी नहीं बनने दे रहे थे और वहाँ वास्तव में विकास हुआ कुछ नहीं। आज भी वैसी स्थिति है। अगर इसको जैसा इन्होंने पालम को हटाया, जिस समय एयरपोर्ट बना था, तो वो विलेज अलग शिफ्ट किया, बड़ा सुंदर बना दिया। मैं उस गांव में भी गया हुआ, वहाँ पक्के रोड हैं, लोगों को सही मकान बना के दिए हैं, सारी सुविधाएं, लेकिन इस गांव के ऊपर किसी का ध्यान नहीं हुआ। आज भी जो रजापुर की मेन रोड है, जिसको महावीर रोड बोलते हैं, ये रोड पर शायद करीब जो आगे जितनी भी दुकानें बनी, दुकानों के आगे 12-14 फुट लोगों ने जगह और घेर रहे कि उन पर एमसीडी ने सील कर रखा है। मैंने ये भी लिखा था, सील को या तो तोड़ दिया जाए या इस सील को परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है, और लोगों को हटा दिया जाए। अगर सरकार चाहे तो इंक्रोचमेंट एक दिन में हट सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई भी चुना हुआ नेता इस चीज़ को करना चाहता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। आपको पता है हर पार्टी को वोट चाहिए, वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन उससे वास्तव में जो लोग एक इस उम्मीद से आए थे कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, तो वो आज भी देखा जाए क्लस्टर की तरह यहाँ रह रहे हैं। रजापुर के अगल बगल सोसाइटी हैं, तो वो नहीं होना चाहिए था। और उस पर किसी भी सरकार का या चुने हुए नेता का मैं नहीं मानता कोई ध्यान हो। अगर ध्यान होता तो इसका समाधान अवश्य होता। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि रजापुर में ही स्थानीय विधायक और उनकी धर्मपत्नी का भी कार्यालय है यहाँ पे, जी है? जी। फिर भी उनके कार्यालय के आसपास इतनी गंदगी क्यों? अब देखो वो एक राजनीतिक मुद्दा है, उसके बारे में राजनीतिक मुद्दा है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन मैं गंदगी की बात कर रहा हूँ। और जमीनी सच्चाई, हमारे मेरी रोहिणी ने सर्वे किया, पूरा एरिया देखा, तो पानी का निकासी नहीं है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है अंदर, और उनके कार्यालय के आसपास भी गंदगी है। मैं जब कूड़े की बात करता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं अभी एक्चुअली दुबई गया था। दुबई के किसी रोड के ऊपर आप एक तिनका नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे पहले मैं गया तिरुपति बालाजी जहाँ पर मंदिर बना हुआ, एक्चुअली काफ़ी ऊंचाई पर बड़ा, वहाँ भी वो स्थिति, कहीं एक तिनका नहीं मिलेगा। वहाँ लोग सेल्फ कॉन्शियस हैं और वो अपनी शायद ड्यूटी को समझते हैं, मेरी ड्यूटी क्या। यहाँ सिर्फ अपनी तो ड्यूटी समझते नहीं, दूसरे की ड्यूटी क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम खुद भी समझें एक नागरिक होने के बाद हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जो हमें करना चाहिए, उसको हम ना करके सिर्फ एमसीडी को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार कोसते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, दिल्ली में जितनी गंदगी है, रोहिणी के अलावा आप जाके देखो, उत्तम नगर साइड में जाके देखो, वहाँ नाले के बाहर इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतने पॉलीथीन की थैलियाँ पड़ी हुई, आप निकल नहीं सकते। किसी रोड पर जाइए आप, वहाँ ये शायद दिल्ली में जितनी गंदगी कहीं किसी शहर में नहीं होगी।
मैं तो इंडिया के भी कुछ शहरों की बात कर, अभी आंध्र प्रदेश में होके आया, वहाँ भी नीट एंड क्लीन है। लेकिन दिल्ली जहाँ आपकी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन कॉरपोरेशन का काम है सिर्फ सफाई करना, लेकिन वो किसी चीज़ सफाई नहीं करते। वही ज़रूर देखते हैं कि इंक्रोचमेंट कहाँ हो रहा है, वहाँ पहुँच जाएंगे पैसे उगाने के लिए, और पैसे दे दो तो कुछ नहीं होगा। यही स्थिति दिल्ली पुलिस की है। अगर दिल्ली पुलिस और एमसीडी, क्यों मेरी क्वार्टरली मीटिंग है डिप्टी कमिश्नर के साथ होती है, एमसीडी के साथ, और पुलिस वालों के साथ होती है क्वार्टरली। मैं एक्चुअली बताऊँ पुलिस कमेटी का भी मेंबर हूँ, एमसीडी का भी स्टीयरिंग कमेटी में रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कोई, मैं उनको कहता भाई आप सीनियर ऑफिसर हफ्ते में कम से एक राउंड लगाओ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो नहीं लगाते, किसी के पास समय नहीं। अगर नीचे वाले हैं उनका आपको पता क्या है, इंटरेक्शन पब्लिक से भी रहता है, पब्लिक में जाना तो पब्लिक की भी सुननी पड़ती है, और फिर कई चीज़ों की इनसिक्योरिटी भी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रोहिणी में, समझता हूँ। चलिए अब वापस रोहिणी से निकल के अब हम आपकी सोसाइटी में आते हैं। ओवरसीज सोसाइटी के आप प्रधान हैं जी, तो अब थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि कितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे सर? बेसिकली हमारी सोसाइटी में 120 फ्लैट हैं, उसके अंदर 64 प्लस 3 बेडरूम के एचआईजी हैं और 56 फ्लैट एमआईजी के हैं। ठीक है, तो हमारे पास 120 फैमिली, उसमें करीब 100 फ्लैट आज की डेट में ऑक्यूपाइड है, बाकी 10 फ्लैट वैकेंट पड़े हुए हैं। वैकेंट इन द मीन्स लोग बाहर चले गए, कोई बेचना चाह रहा है, इस तरह से। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पार्किंग को लेके समस्या थोड़ी बहुत यहाँ पे भी देखने पार्किंग की एक्चुअली हमारे आज से करीब 5 साल पहले बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी। रात को भी रोड के ऊपर गाड़ियाँ लग जाती हैं, तो हमने 20-21 आदमियों की एक टीम बनाई थी, क्यों अकेला प्रधान या सेक्रेटरी सारे काम नहीं कर सकते। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तब तक, क्योंकि हमारी खुद की क्रिएट कोई समस्या है, उनका समाधान भी मिल सकता है सोसाइटी के अंदर हमारे पास ही है, किसी भी अथॉरिटी के पास, ना पुलिस के पास है ना प्रशासन के पास है। तो उसको हमने मिल के बड़ा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की थी। उसके बाद लगातार मतलब 3 महीने तक एफर्ट्स करने के बाद पार्किंग की, मतलब एक फ्लैट को एक कार की पार्किंग हमने प्रोवाइड करती थी, बाकी गाड़ियाँ फ्रंट और बैक में हमारी खड़ी हो रही हैं। तो आज की तारीख में हमारे यहाँ खैर पार्किंग को कोई इशू नहीं है, ना प्रॉब्लम है। ओवरऑल कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? 120 परिवारों की जिम्मेदारी आपके पास है अभी, तो कैसे मैनेज होता है सर? और जबकि मेरे को लग रहा है कि 70 प्लस अब आपकी एज भी हो चुकी है। आई एम 77 77 प्लस है आप, तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? मैनेज हो रहा है। देखो वैसे लोगों को मुझे सहयोग मिलता है, नो डाउट, रिगार्ड भी करते हैं, जो कहते हैं उसको मान भी लेते हैं। 1-2 तो हर जगह होते हैं, आपको पता है, जो जिद होती भाई जो अच्छा काम करना चाहो उसमें कुछ ना कुछ करना है, नहीं मानना है, लेकिन हमारे ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है सर? लॉ एंड बिल्कुल ठीक है। अगर एक शब्द में अगर कहा जाए अगर, तो ओवरसीज को आप क्या कहेंगे, क्या उच्चारण में मतलब? देखो ओवरसीज को हमें हरित मित्र का एलजी साहब ने अवार्ड दिया है। मतलब रोहिणी में 2 सोसाइटी सिलेक्ट हुई थी जहाँ 0 वेस्टेज है, मतलब गीला और सूखा कूड़ा, तो हमको पहला प्राइज़ एलजी साहब ने दिया, फोटो भी लगा है, सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, ठीक है ना। एक हमारी सोसाइटी थी, एक सेक्टर 13 में स्वास्थ्य कुंज थी जी हाँ, उसके बाद अभी 3-4 को और दिया है, लेकिन एलजी साहब ने सिर्फ 2 ही सोसाइटी को दिए, बाकी तो एमसीडी के अधिकारी कोई फंक्शन करके दे देते हैं। तो दैट वे मैं समझता हूँ, हालांकि उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें भी दिक्कत आई थी, क्यों कुछ लोग विरोध करते हैं, डस्टबिन कहीं रखते हैं या आप कंपैक्टर लगाने की कोशिश करते हैं, तो लोग का ये कहते हैं भैया बदबू आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ड्रम 4 लगा रखे हैं, एक जगह हमारे पास खाली थी, और अभी भी पिछले महीने डीसी साथ मीटिंग हुई, कुछ सोसाइटी अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं। तो मैंने वहाँ यही था, हमने जगह देखो ऐसा है क्यों हर सोसाइटी में जितनी भी लैंड अलाट हुई उसके 65% हमें खाली छोड़ना पड़ा है, रोड्स के लिए, पार्क के लिए, टॉट्स के लिए, बाकी और चीज़ों के लिए। 35% सिर्फ कवरेज अलाउड, जिसके ऊपर फ्लैट बने हुए। तो 1-2 ड्रम रखने के लिए किसी कोने में जो कॉमन स्पेस है, यानी दैट इज़ सोसाइटी लैंड, किसी इंडिविजुअल का अलाट नहीं है, तो उसके ऊपर किसी की राइट है। सोसाइटी अगर चाहे तो सख्ती से पेश आके उस चीज़ को लगा सकती, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। हमने वैसा ही किया, लोगों ने ऊपर वाला विरोध किया, बदबू आए। हमने भाई गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, उसके अंदर प्रावधान है, नहीं करोगे 10,000 रुपये फाइन लगेगा। तो भाई लगा दिया और अब ठीक चल रहा है। तो जब तक बताओ कोई भी जो पदाधिकारी है अगर वो बोल्ड है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, तो सब कुछ संभव है। अगर वही ढीलमुल रवैया अपनाए तो कुछ नहीं होता है। सर जैसे आपने अभी बताया कि एलजी साहब ने आपको सम्मानित किया अवार्ड से, तो चाहेंगे कि हमारे रोहिणी के तमाम जितने भी तमाम
PW मतलब सॉरी आपका प्रधान है जी। वो भी ये प्राइज जीत सके, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? 2 लाइन मैं तो एक्चुअली हमारा रोहिणी जो अपना फेडरेशन उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और हमने कई सोसाइटियों को विजिट किया, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात की है और 2-3 NGO जुड़े हैं, वो कंटिन्यूअस एक्चुअली इस पर काम कर रहे हैं और हमारे जहाँ सहयोग की ज़रूरत है हम भी लिखते रहते हैं। और मैं समझता है इसको आप इस चैनल के थ्रू भी अगर हाईलाइट करें और रेगुलर दिखाएं तो लोगों में जागरूकता अवश्य आएगी। और देखा एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि रोहिणी को देखा जाए कूड़ा मुक्त करने के लिए किसी सरकार का योगदान नहीं होगा, ये हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होगा तो हो पाएगा और हमारे आने वाली जनरेशन को एक साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा रहने के लिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, जहाँ सांस लेने की उन्हें अच्छी हवा मिलेगी और जीवन उनके वजह से लंबा होगा। तो हमें समझता है हर किसी को इसको अडॉप्ट करके जल्दी से जल्दी करना चाहिए और LG साहब से अवार्ड भी लेने के लिए अपने को प्रोत्साहित करके उस मुकाम पर पहुंचने की पूरी कोशिश करना चाहिए जी जान से।